नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि ये हमारा पार्ट 2 होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था, उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में बताया था कि उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था कि उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें उपसह संयोजन बंध पाया जाता हो उसे हम उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। और उपसह संयोजन बंध कहाँ पाया जाता है तो आपको बताया था लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में होता है, जहाँ लुईस क्षार ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया था और लुईस अम्ल ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ था। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालने का तरीका आपको बता दिया गया था। आज हम बहुत ही एकदम समझ लो अब वास्तव में स्टार्ट हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर। तो देर ना करते हुए आइए डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से मिलेंगे। यदि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो आपको यदि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखें तो K4FeCN6 क्या लिख दिया हमने, K4FeCN6। यदि यहाँ पर K4 को पूछा जाए कि K4 क्या है और Fe क्या है और यहाँ साइनाइड क्या है, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको। जो एक कोष्ठक दिख रहा है बड़ा सा, इसका नाम है उपसह संयोजक कोष्ठक। उपसह संयोजक कोष्ठक इसका नाम है। और ये जो बाहर दिख रहा है कोष्ठक के बाहर, कोष्ठक के बाएं तरफ भी सकता है और दाएं तरफ भी सकता है। कोष्ठक के बाहर जो होता है उसका नाम होता है काउंटर आयन, उसका नाम होता है काउंटर आयन। और कोष्ठक के जस्ट अंदर आपको सामान्यतः डी ब्लॉक की धातु दिखती है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। और कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर से जितने भी जो है तत्व यौगिक होंगे उनको हम बोलते हैं लिगैंड। लिगैंड क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। कोष्ठक के देखिए यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काउंटर आयन। ये कोष्ठक के अंदर जैसे ही आए डी ब्लॉक की धातु दिखी जिसका नाम है केंद्रीय धातु परमाणु हम लोग बोलते हैं। और इस जो है केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा कोष्ठक में जितने भी तत्व यौगिक होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। उनको हम लोग लिगैंड बोलते हैं। तो अब हम कैसे समझें कि यहाँ पर उपसह संयोजन बंध किसमें पाया जा रहा है, क्या केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में है या काउंटर आयन के बीच में है। तो यदि हम यही लिखें K4FeCN6 और इसको जल में घोल दें तो ये टूट जाता है तुरंत 4K पर प्लस और FeCN6 4 माइनस इसमें टूट जाएगा। तो अब बात ये आई कि 4K पर प्लस आया और FeCN6 में कोई बदलाव नहीं आया। आप देख रहे होंगे यहाँ K4FeCN6 लिखा है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा K4 में बदलाव आ गया, ये आयनित हो गया, लेकिन FeCN6 की कोई भी बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब यहां पर कुछ न कुछ जरूर है कोष्ठक के अंदर जिससे वो आयनित अवस्था में नहीं जा पा रहा है। तो अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहां पर ये है कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसको क्या बोलते हैं तो लिगैंड। तो आपको दिख रहा होगा केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में ही पूरी कहानी है। अब आपको पूछें उपसह संयोजन यौगिक को आप पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, तो आप आसानी से उपसह संयोजन यौगिकों को पहचान लेंगे। किसकी सहायता से, तो उपसह संयोजन कोष्ठक की सहायता से।
ऐसे अब यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा उप सहसंयोजन कोष्ठक, इसको देख के आप पहचान लेंगे कि उप सहसंयोजन यौगिक है ये। अब यहाँ पे उप सहसंयोजन बंध कहाँ लगा है ये हमको बता दीजिए बस। तो हम इसीलिए तो आए हैं बताने के लिए आपको। तो यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु और यही कौन है लिगैंड, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर जी आप अपने पहले वाले लेक्चर में बताए थे लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उसको तो है ही ना, उसी को अप्लाई करेंगे हम लोग कहाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में है उप सहसंयोजक बंध। तो ऐसे बनेगा सर जी कि ऐसे बनेगा। कौन दे रहा है लोन पेयर, किस तरफ हम मार दे तीर। तो ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर लिगैंड जो होता है वो लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। लिगैंड किसकी भांति व्यवहार करता है, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। और केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। और वहीं पर अगर देखें हम लिगैंड, तो लिगैंड क्या होता है, लुईस क्षार होता है। तब अब कहेंगे अब सर हमको समझ में आने लगा कि लुईस क्षार ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लुईस क्षार के पास ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं ये हमने अपने पहले वीडियो में बता दिया। तो अब कहेंगे सर लुईस क्षार यदि लिगैंड है और लुईस अम्ल यदि केंद्रीय धातु परमाणु है, तब हमको समझ में आ गया कि सर लुईस क्षार ही लुईस अम्ल को देता था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लुईस क्षार था दाता और लुईस अम्ल क्या था, ग्राही। तो यही तो हम बता रहे हैं कि लिगैंड के द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु को। लिगैंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाएगा। और केंद्रीय धातु परमाणु सामान्यतः डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं, और डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं सामान्यतः उनमें अतिरिक्त कक्षाएं पाई जाती हैं। और ये अतिरिक्त जो कक्षाएं होती हैं, ये अतिरिक्त जो कक्षाएं पाई जाती हैं, इसमें ये अतिरिक्त कक्षाओं में ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफर कर देता है, अपना लिगैंड ट्रांसफर कर देता है। तो इसका मतलब सर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में ही है उप सहसंयोजक बंध। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। और इन्हीं के बीच में बने हुए बंध से बना यौगिक क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। तो अब हम समझ गए सर यहाँ पे जो आयरन है और यहाँ पे जो साइनाइड है, तो साइनाइड हो जाएगा सर लिगैंड और आयरन हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन दिया, साइनाइड के द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया गया, किसको, आयरन को दिया गया। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उप सहसंयोजकों में कि जो है इलेक्ट्रॉन्स कौन ग्रहण कर रहा है, तो धातुएं इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों वो लोन पेयर के रूप में रहेगा। और लोन पेयर कौन देते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लुईस क्षार के पास होता है, जिसको हम लोग उप सहसंयोजकों में पढ़ते हैं लिगैंड के रूप में, और केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कौन, तो लुईस अम्ल होता है। तो अब आप बता सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। अगर पूछा जाए कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, तो बताएंगे केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल होते हैं। ये लिगैंड के द्वारा दिए गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और आप सबको पता होगा कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो जाएगा, ग्राही कहलाएगा, रिसेप्टर होगा। क्या होगा, रिसेप्टर होगा। और वहीं अगर हम पूछे लिगैंड क्या होते हैं, तो बताएंगे लिगैंड लुईस क्षार होते हैं। सर जी लिगैंड के पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, अर्थात लिगैंड एक दाता परमाणु होता है। लिगैंड क्या होता है, दाता परमाणु होता है।
तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है अब उपसहसंयोजन यौगिकों में आपको 3-4 चीजें जाननी होगी। एक तो काउंटर आयन होता है, और एक होता है जो है उपसंयोजन कोष्ठक होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और कोष्ठक के अंदर अन्य केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जितने भी तत्व यौगिक होंगे वो क्या कहलाते हैं? लिगैंड कहलाते हैं। तो अब हम पूछते हैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कहाँ पर है जो है इसमें लिगैंड कौन होगा, और केंद्रीय धातु परमाणु कौन होगा, और काउंटर आयन कौन होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। हमने लिख दिया CuNH3 का होल 6 Cl2, CuNH3 का होल 6 Cl2। अब उसमें हम पूछें कि ये क्या है, तो बताएंगे यह उपसहसंयोजक कोष्ठक है। क्या है? उपसहसंयोजक कोष्ठक है। और ये सर जी क्या है, तो ये है केंद्रीय धातु परमाणु। और ये क्या है सर, ये है, ये देखिए कोष्ठक के अंदर इसको छोड़ करके जितने भी हो कोष्ठक के अंदर सबको हम क्या बोलेंगे? लिगैंड। और इसके बाद कोष्ठक के बाहर चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ है, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन। यदि CuNH3 के होल 6 Cl2 को जल में घोल दें, किसमें घोल दें? जलीय विलयन में लेके जाएं, तो CuNH3 का होल से जो Cl2 है, आप सबको पता होगा कोष्ठक के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन दोनों के बीच में। और यहां पर आपको दिखेगा +2 आवेश प्लस जो है 2Cl-। कौन गया बाहर? तो काउंटर आयन हुआ आयनित, जबकि जो है लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु आयनित ही नहीं हुए। क्यों आयनित नहीं हुए? तो बताएंगे कि सर अमोनिया और यहाँ कॉपर एक दूसरे के बीच में क्या हुए हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और कॉपर के पास है अतिरिक्त कक्षाएं, आराम से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ले लेगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि उपसहसंयोजन यौगिक में क्या क्या है? उपसहसंयोजन कोष्ठक, कोष्ठक के अंदर तुरंत मिलेगा केंद्रीय धातु परमाणु, जो सामान्यतः कौन से ब्लॉक की तत्व होती है? तो डी ब्लॉक की धातु होती है, डी ब्लॉक की धातु। और उसके बाद जितने भी हम कोष्ठक के अंदर सब लिगैंड, और लिगैंड के बाद जो है कोष्ठक के बाहर चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम उपसहसंयोजन यौगिकों को हम पहचान लेंगे, और उसमें हम काउंटर आयन कौन होगा, केंद्रीय धातु परमाणु कौन होगा, और उपसहसंयोजन कोष्ठक कौन होगा, इनके बारे में भी हम पहचान जाएंगे। तो अब आप बताएंगे कि जो है यहाँ पर कि जो है कोष्ठक के अंदर जो बदलाव नहीं हो रहा है वो है उपसहसंयोजक बंध के कारण। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर उपसहसंयोजक के प्रकार के बारे में, उपसहसंयोजक यौगिकों के टाइप्स अर्थात प्रकार के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस किया उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में, अब हम उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है आवेश के आधार पर, एक है आवेश के आधार पर मिलेगा, दूसरा मिलेगा लिगैंड के प्रकार के आधार पर, लिगैंड के प्रकार के आधार पर। तो दो आपको आधार मिल गया उपसहसंयोजक यौगिकों को क्लासिफाई करने के लिए। एक है आवेश के आधार पर, दूसरा है लिगैंड के प्रकार के आधार पर। तो आप सबको पता होगा आवेश के आधार पर 3 ही हो सकते हैं सर। एक हो सकता है धनायनिक संकर यौगिक, दूसरा हो जाएगा ऋणायनिक संकर यौगिक,
तीसरा हो जाएगा उदासीन संकर यौगिक। तो जो है आवेश के आधार पर जो है उपसह संयोजन यौगिक 3 प्रकार के हैं, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन। जबकि यदि हम लिगैंड के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के हैं। एक होता है होमोलिटिक संकर यौगिक और एक होता है हेटेरोलिटिक संकर यौगिक। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक संकर यौगिक। सर ये पहले बताइए, आप यहाँ पर उपसह संयोजन यौगिक पढ़ा रहे हैं कि संकर यौगिक पढ़ा रहे हैं? तो ध्यान समझना है, उपसह संयोजन यौगिकों को हम लोग संकर यौगिक भी कहते हैं। तो कहेंगे क्यों कहते हैं संकर यौगिक? कुछ तो कारण होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो है उपसह संयोजन यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है वो सामान्यतः पाई जाती है डी ब्लॉक की, और डी ब्लॉक के तत्वों को आप बोलते हो संक्रमण तत्व, और संक्रमण तत्व से बनी यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? संकर यौगिक। तो उपसह संयोजन यौगिक को हम संकर यौगिक क्यों बोले? क्योंकि उपसह संयोजन यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो डी ब्लॉक का होता है, और डी ब्लॉक के तत्व को हम कहते हैं संक्रमण तत्व, और संक्रमण तत्व से बना यौगिक हम लोग क्या बोलेंगे? संकर यौगिक कहते हैं। तो इतना आपको पता चल गया होगा आवेश के आधार पर कितने प्रकार के हैं और लिगैंड के आधार पर कितने हैं। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आवेश के आधार पर और जो है लिगैंड के प्रकार के आधार पर। आइए दोस्तों यहाँ डिस्कस करते हैं दोनों आधार पे, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। यदि हमें धनायनिक संकर यौगिक की बात करें तो जैसे हम लिख दें CuNH3 का होल 6 और यहाँ लिख दें Cl2, तो आप कहेंगे सर ये तो उदासीन हमको दिख रहा है, आपको इसको जलीय विलयन की अवस्था में देखना होगा। अच्छा ये बात है, जलीय विलयन की अवस्था में देखना है, तो सर हमको पता है कि इस पर ये होता है ऋणावेश और ये कौन हो जाएगा? धनावेश। बिल्कुल सही समझ गए। जब आप जलीय विलयन की अवस्था में देखेंगे तो इस कोष्ठक के ऊपर आएगा धनायन। जब भी काउंटर आयन कोष्ठक के बाद में हो तो समझ लीजिए वो कैसा रहेगा? धनायनिक संकर यौगिक होगा। सर ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं धनायनिक संकर यौगिक होगा ये? दोस्तों हमेशा आप सूत्र में देखते हैं धनायन, फिर किसको लिखते हैं? ऋणायन। अर्थात काउंटर आयन होगा ऋणायन के स्वभाव का, और ये जो उपसह संयोजन यौगिकों जो कोष्ठक होगा वो धनायन स्वभाव में होगा। तो जब भी उपसह संयोजन यौगिकों में जब भी जो है काउंटर आयन आपको दिखे इसके बाद, कोष्ठक के बाद, तो समझ जाइए वहां पर कौन सा संकर यौगिक होगा? धनायनिक संकर यौगिक होगा। अर्थात जब कोष्ठक पर धनावेश का वातावरण आना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए वहां पर कौन संकर यौगिक होगा? धनायनिक संकर यौगिक होगा। जैसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। अगर हम लिख दें NiH2O का होल 6 और यहाँ लिख दें SO4, अब पूछे आपसे कि इसमें कौन सा संकर यौगिक होगा? धनायनिक कि ऋणायनिक? तो आपको सीधे दिख रहा होगा सल्फेट आयन होता -2, इस पर होता +2। हमेशा जब भी काउंटर आयन इस कोष्ठक के बाद में हो, इस तरफ ना हो, इस तरफ हो, तो समझ जाइए वो कौन सा संकर यौगिक होगा? धनायनिक संकर यौगिक होगा। तो अब आप पहचान जाएंगे कि धनायनिक संकर यौगिक कौन होगा। कोष्ठक के बाद में जो आए, समझ ली काउंटर आयन वो ऋणावेश में होता है, उसके जस्ट विपरीत आवेश आएगा आपके कोष्ठक के ऊपर। इसलिए जो है काउंटर आयन यदि जो है कोष्ठक के बाद में है तो धनायनिक संकर यौगिक कहलाता है। अब आप धनायनिक को पहचान जाएंगे। अब सर ऋणायनिक को ही बताइए, बहुत इच्छा हमारी जाग रही है ऋणायनिक के बारे में भी जानने की। तो अगर हम इस ऋणायनिक के बारे में डिस्कस करें, ऋणायनिक संकर यौगिक के बारे में, ऋणायनिक
रेडायनिक में क्या होगा, रेडायनिक में क्या होगा, काउंटर आयन पहले आ जाएगा K4FeCN6, इसमें दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम धनायन पहले लिखेंगे, रेडायन बाद में। वैसे वहाँ भी तो करते थे हम लोग हमेशा, यानी ACl लिखते हो ना, यानी प्लस Cl माइनस, कभी एक थोड़ी लिखते हैं Cl यानी A, हमेशा धनायन लिखा है फिर रेडायन लिखा जाता है। तो यहाँ भी देखिए पहले धनायन फिर कौन आया है, रेडायन, कोष्ठक ऊपर कौन आएगा, आवेश, ऋणावेश आएगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करें, यदि अब पूछें कोष्ठक के पहले, यदि कोष्ठक के पहले मार्कर बार बार गिर रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोष्ठक के यदि पहले काउंटर आयन हो तो समझ जाइए कि उसके कोष्ठक पर जो है ऋणावेश का वातावरण आएगा और वो ऋणायनिक संकर यौगिक कहलाएगा। तो ऋणायनिक संकर यौगिक कौन होगा, जब कोष्ठक के पहले ही काउंटर आयन आ जाए, और वो काउंटर आयन समानतः कौन से नेचर का होता है, धनायनिक नेचर का होता है। जब धनायनिक नेचर का होगा तो ये कोष्ठक पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और जब कोष्ठक पर ऋणावेश का वातावरण आएगा तो समझ जाइए कि वो ऋणायनिक संकर यौगिक है। अब आप पहचान सकेंगे, यदि हम यहां लिख दें Na2FeCN6 तो आप पहचान जाए, नहीं पहचान पाएंगे। अब ये धनायनिक में है, ऋणायनिक में, धनायनिक में है, ऋणायनिक में, धनायनिक में होगा D लिखिएगा, ऋणायनिक होगा तो जो है लिखिएगा R। दोनों बताइए कौन होगा, धनायनिक या ऋणायनिक। अरे सर ये बहुत आसान है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात, ऋणायनिक संकर यौगिक है। इसमें बताओ CrH2O का 6 -2 आवेश। ये सर इतना आसान मत पूछिए, ये दिख रहा है ना, इस पर 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटर आयन इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई आवेश था जो त्याग दिया, अर्थात जब काउंटर आयन पहले से ही जो है कोष्ठक ऊपर क्या है, आवेश है, तो उसी आकार का होगा। बहुत ही आप लोग जो, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि धनायनिक कब होगा और ऋणायनिक कब होगा। जब इन कोष्ठक के इस तरफ काउंटर आयन होगा तो ये कैसा रहेगा, धनायनिक संकर यौगिक कहलाएगा। यदि कोष्ठक के इस तरफ है तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणायनिक संकर यौगिक कहलाएगा। धनायनिक और ऋणायनिक संकर यौगिक अब आप पहचान जाएंगे। अब बात आ गई उदासीन की, बताइए सर जी उदासीन में क्या होगा, काउंटर आयन ही नहीं रहेगा। लिख दिए NiCO का होल 4 ब्रैकेट बंद। अरे काउंटर आयन तो होना चाहिए ना सर जी, काउंटर आयन, काउंटर आयन जरूरी नहीं काउंटर आयन रहे, हमको किसके किसके लिगैंड और क्या रहे, केंद्रीय धात परमाणु, बाकी काउंटर उल्टर सब तो मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहां पर उदासीन संकर यौगिक में जब काउंटर आयन ना हो, ऐसे संकर यौगिक जिसमें काउंटर आयन हो ही ना और आवेश भी इस पर कोई ना हो, तो उस केस में उसे हम कौन संकर यौगिक बोलेंगे, उदासीन संकर यौगिक बोलेंगे। तो आवेश के आधार पे आप बता सकते हैं कि कौन होगा धनायनिक, कौन होगा ऋणायनिक और कौन होगा उदासीन। अब बारी आ गई लिगैंड के प्रकार के आधार पर संकर यौगिक की। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन इसको हम समझा देंगे बहुत आसान से। होमोलेप्टिक संकर यौगिक। जब होमोलेप्टिक संकर यौगिक में क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया K4FeCN6, इसमें आपको जब एक ही प्रकार का लिगैंड दिखे, जब आपको कोष्ठक के अंदर एक ही प्रकार का लिगैंड दिखे, साइनाइड प्रकार का ही केवल लिगैंड है कोष्ठक के अंदर, तो समझ जाइए वो होमोलेप्टिक संकर यौगिक है। इसका मतलब है अगर सर हम ऐसे लिख दें CuNH3 का होल 5 Cl और इधर लिख दें Cl2, तब ये क्या होगा, तब ये हेटेरोलिटिक हो गया, हेटेरोलेप्टिक।
हेटेरोलिप्टिक हो गए, हेटेरोलिप्टिक, क्योंकि यहां देखें अमोनिया प्रकार का आ गया लिगैंड और क्लोरीन प्रकार का, क्योंकि ये कोष्ठक के अंदर ही है सब। तो जब कोष्ठक के अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगैंड आ जाएं तो वो हेटेरोलिप्टिक संकर यौगिक होगा। जब कोष्ठक के अंदर केवल एक ही प्रकार का लिगैंड आए तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोलिप्टिक कहते हैं। तो आप अब होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक पहचान जाएंगे। चलिए अब इसके साथ जो है एक आपको जो है देते हैं, आप बताएंगे कि होमोलिप्टिक है हेटेरोलिप्टिक। बताइए ये होमोलिप्टिक या हेटेरोलिप्टिक। नंबर ए, ये होमोलिप्टिक या हेटेरोलिप्टिक बताना है आपको, होमोलिप्टिक में है या हेटेरोलिप्टिक में है। एक क्वेश्चन और आपको पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन बी नंबर K3FeH2O का 6, ये कैसा होगा, होमोलिप्टिक या हेटेरोलिप्टिक। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना ना भूलिएगा। इसी के साथ हमने आज उपसंयोजन यौगिक के परिचय सहित उनके प्रकारों के बारे में डिस्कस कर लिया। कल हमें अपने इसी समय पर क्या डिस्कस करेंगे, लिगैंड के प्रकार और लिगैंड के किस प्रकार से करैक्टर होते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।